घट की ऊर्जा जानेंगे, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझेंगे और अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव समझेंगे। और यहां से ऑब्जेक्टिव बनकर आता है और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, और यहां से एक ऑब्जेक्टिव आया था पेपर में, उसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे और इसी चैप्टर का है और नॉर्मल क्वेश्चन बना हुआ था। तो एक क्लास की शुरुआत की जाए। एक बार भाई सभी लोग बच्चे एक बार भाई क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, बता दीजिए कि भैया विशाल सर आ चुके हैं और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे बच्चे देखिए जरा होमवर्क भी भैया भेजने लगे हैं। 173.25 × 10⁻⁵ होगा। बहुत अच्छा, सवाल बता दिए थे क्या? बताना है, अच्छा घर के लिए दिया था। ओहो, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। सभी अच्छे हैं, बेहतर है, बिल्कुल खत्म होगा, ठीक है, खत्म होगा आज। और अब इसी तरीके से पूरा क्लास चलेगा। मैं डिसाइड करके आऊंगा कि मुझे कितना पढ़ाना है और उतना मैं पढ़ा के ही जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 1 घंटे 18 मिनट की क्लास ही क्यों ना लेनी पड़े। भाई आपको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, अगर समझाने वाला पोर्शन कम होगा तो भैया समझाते हुए जल्दी से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हो? ठीक है ना? उस दिन एक शायरी याद है ना, सुनाई थी मैंने शायरी। ओके, हमारी जो सिस्टर्स हैं, प्यारे जो बहनें हैं, वो गुस्सा हो गई थी। ठीक है, चलो थोड़ा किसी चीज की चर्चा कर ले। हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि आपको आखिर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहां है। थोड़ी देर इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो चैप्टर तो खत्म करना है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। एक प्यार का नगमा है, ओह गाना ही सुना दिए रोहित जी। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चलिए बता दीजिए भाई, मैं तो इंतजार में खड़ा हूं कि आप कब मुझे बताएंगे। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, क्या दिक्कत आ रहा है? केमिस्ट्री का रिएक्शन, अभी रिएक्शन तो आया ही नहीं ऑर्गेनिक का। कहां प्रॉब्लम है? अब भैया रामनाथ जी, ये मैं तय करूंगा, ठीक है, ये मैं यहां खड़ा हूं तय करने के लिए कि मुझे कब 1 शॉट लेना है। ठीक है, आप मुझे ना समझाएं कि मुझे कब 1 शॉट लेना है। ठीक है, 1 शॉट लेने से आपके दिक्कत नहीं दूर हो जाएगी, समझ रहे हो ना? 1 शॉट किसी भी चीज का इलाज नहीं है। 1 शॉट होती है जब हम तैयारी करने में जुटते हैं, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है और हमें हर एक चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से समझना होता है, तो हम 1 शॉट की क्लास देखते हैं। अभी हम ले लेंगे, बाद में जब कोर्स खत्म होगा कोई क्लास नहीं देखोगे, फिर से करवाओगे 1 शॉट। 1 शॉट का मतलब तभी होता है। बोलिए, केमिस्ट्री याद करना बहुत कठिन है। अरे भैया, मैंने याद करने के लिए एकदम सरल तरीका पहले ही बताया था कि भाई सबसे सरल तरीका है केमिस्ट्री को याद करने का कि एक दिन में डिसाइड करना है मुझे 2 हेडिंग याद करनी है। एक दिन में 2 हेडिंग पढ़नी है। और वो 2 हेडिंग कैसे पढ़नी है भैया? पहले हमें उन दोनों हेडिंग का लेक्चर देखना है कि सर मुझे क्या समझा रहे हैं उन दोनों हेडिंगों में, फिर उन दोनों हेडिंगों को समझाते हुए सर के साथ लिखना है। लिखते हुए मुझे बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी, कुछ चीजें हम याद कर लेंगे, एक बार और समझ लेंगे। 2 बार अपने आप से लिख लीजिए, खुद से लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए याद क्यों नहीं होता, याद होगा। आगे आगे बढ़िए, फिर याद कीजिए। हाँ, आप टॉपिक को पूरा बेसिक से ही पढ़ेगा। कितना बेसिक में जाया जाए, आप क्या कहते हो भैया? बहुत बेसिक में जाने का मतलब है जो आपके लिए नहीं है उतना बेसिक जाने की क्या मतलब है? जो आपके लिए भाई वही तो देना चाहता हूं ना आपको। जो आपके लिए नहीं है, जो कक्षा 9 का है, वो यहां नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई रिलेटेड यहाँ कोई चीज है नहीं। जो भी चीज होती है मैं आपको समझा देता हूँ। अब भैया आप गतिज ऊर्जा समझाना होगा तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको गतिज ऊर्जा? वो तो फिजिक्स की चीजें हैं। न्यूमेरिकल में आपको कट पिट करना है, न्यूमेरिकल कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, कहां पर आपको सोल्यूशन करना है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना। बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये सब डाउट की क्लास होगी संडे को, आप उसमें पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको पहले अपना कैलकुलेशन ठीक करना पड़ेगा। सबसे बड़ा है कैलकुलेशन। जब आपका कैलकुलेशन ठीक होगा तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। या अगर आपका कैलकुलेशन ठीक हो गया, पॉइंट्स भैया जो फिजिक्स में है वो पॉइंट की वैल्यू एकदम फिक्स होती है, आप वैल्यू पुटअप कीजिए, डिवाइड करोगे कट जाएगा। बट केमिस्ट्री में ऐसी वैल्यू है जो कटती नहीं है। पॉइंट में ऊपर दिया रहेगा, पॉइंट में नीचे दिया रहेगा, लंबा चौड़ा डिजिट रहेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे डिवाइड आपको सीखने पड़ेंगे। अब देखो, जैसे मैं ये चीज पढ़ाने वाला हूं आज, संघट्ट की ऊर्जा। अब ये आपकी लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है,
कि आपकी लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसे लाइफ से कैसे जोड़ा जा सकता है? ऐसा कोई तरीका बताओ ना, ऐसा कोई बात बताओ ना कि सर यहां पर ऐसी दिक्कत आ रही है। न्यूमेरिकल में आपने दिक्कत कही, मैंने कहा न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ वहां दिक्कत है जहां आपका कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर आगे पीछे होती है, घटती बढ़ती है, पॉइंट हटता है, जुड़ता है, कटता है, डिवाइड होता है, सिर्फ आपको वहां दिक्कत है, बाकी आप सब कुछ कर लेते हो। बोलिए। याद तब रहेगा, सबसे बढ़िया याद करने का सबसे बेहतर तरीका है क्लास के पहले आधे घंटे पहले आपको बैठ जाना है रिवीजन के लिए। जितना पीछे की क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, और फिर चैप्टर में जितना पीछे से आप रिवाइज कर सकते हो एक बार उसको रिवाइज करके आगे आना है। जिसके पास किताबें नहीं है भाई वो तो नहीं पढ़ सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप आगे का नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको पीछे का पढ़ के रखना है, अपना पीछे का पक्ष मजबूत रखना है। जब आपका पीछे का पक्ष मजबूत रहेगा तो आगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बट कोई तरीका है कि सर ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें समझ में आए केमिस्ट्री, तो वो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है कि जब मैं आपसे बोलचाल की भाषा में कुछ चीजें बोलता हूं, हर चीजें लिखता नहीं हूं, कुछ चीजें आप सिर्फ बोलता हूं, समझता हूं, पूछता हूं, तो उन बोलचाल की भाषाओं को भी आप साइड में कॉपी रखिए और सुनते जाइए और साइड में लिख लीजिए कि हाँ सर ने ऐसा यहां पर बोला है, साइड में ऐसे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर ऐसा साइड में बोला है मेंशन कर लीजिए। जब आप साइड में मेंशन करते हुए चलोगे ना तो आपको वो लेक्चर पूरा ऐसे रिवाइज होता चलेगा। सर आप यहाँ पढ़ाया था, फिर यहाँ पढ़ाया था, फिर यहाँ गए तो यहाँ साइड में समझा दिया था। समझ रहे हो ना? बाकी ऐसी कोई दिक्कत हो, अभी ऑर्गेनिक में दिक्कत है, अभी चलेंगे ऑर्गेनिक में तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ही चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए आपको दिक्कतें हो रही है। केमिकल रिएक्शन में दिक्कत हो रही है, सर रिएक्शन किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई एक बार लेक्चर का रिवीजन कर लिया करो। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो फिर वन शॉट के लिए आप रेडी रहोगे, वन शॉट जब लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले इस सवाल की बात कर लें अब, जो भी धीरे धीरे आपसे वार्तालाप होती रहेगी इसी तरह। ठीक है, ये क्या कहां पर दिक्कत है, मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपको दिक्कत है। यहां मैं देखो मेरा काम है, अगर आप कहते हो सर और बेसिक से पढ़ाइए बढ़ा दूंगा, उसके चक्कर में सिलेबस धीरे हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीमे हो जाएगा। जो सिलेबस मान लीजिए खत्म होना है वो 15 दिन 10 दिन बाद खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, बट उसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के अंदर। मैंने कई बार आपसे कहा है कि फिजिक्स मैथ बायो नहीं है। बायो में क्या है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन याद करना होता है, फिगर से मतलब होता है। फिजिक्स में क्या होता है, आपको डेरिवेशन समझ में आता है तो न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाते हैं। डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, खत्म, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन खत्म, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन खत्म। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब चीजों का मिक्सचर है। यहाँ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, कुछ चीजें ऐसे सोचना भी है कि हाँ ऐसा होता होगा, कुछ चीजें थिंकिंग वाली है। यहाँ हर चीज प्रूफ वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर गैसें हैं तो मैं उसे दिखा नहीं सकता, अगर गैसों को दिखाया नहीं जा सकता तो उसे सिर्फ थिंक किया जा सकता है, और थिंक तभी हो पाता है जब हम उस बात को थिंक करने के लिए मजबूत होते हैं। और मजबूती तब आती है जब हम पीछे के लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके रखते हैं, हमें पीछे की हर बात को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, चले सवाल को किया जाए, देखना आपको न्यूमेरिकल में कहां प्रॉब्लम आ रही है। जहां प्रॉब्लम आएगी आपको मैं बताऊंगा कहां आपकी प्रॉब्लम है। सवाल पढ़ते हैं और सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया है सर बोला जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो माइंड में सेट हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब होता है सर टी हाफ, आपने बताया है सर टी हाफ बोल दीजिए, टी 50% बोल दीजिए। सर दिया गया है 400 सेकेंड, कितना है 400 सेकेंड दिया गया है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मींस हमें के निकालना है। तो सर हल करेंगे। अब हमें याद होना चाहिए कि सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, ये होता है 0.693 है तो इसे लिख सकते हैं 693 गुने 10 की घात। अब यहां बेसिक क्या आपको नहीं समझ में आता कि सर अगर मैंने ये लिख दिया, 10 की घात -3 तो आपको समझ में यही बात नहीं आ रही कि सर यहां -3 कैसे हो गया, जबकि पता है सर लेफ्ट से 1 गया 2 गया 3 गया, पॉइंट 3 डिजिट जा रहा है, लेफ्ट से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, राइट से आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। के का मान रख दो, कितना है सर 400 है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया सर, भाग कर लो, टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा। सर जीरो लगे हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हो, इसके बारे में ये हो सकता है सर 693 गुने 10 की घात -3 बटे में 4 गुने, कितने जीरो लगे हैं 2 जीरो लगे हैं तो मैंने इसको 10 की घात 2 लिख दिया, 3 जीरो होते 10 की घात 3 हो जाता, 4 जीरो होते 10 की घात 4 हो जाता। सर 4 से भाग कर दीजिए, सर 4 एकन्नम 4 जाएगा, 2 बचेगा 29, 4 सत्ते 28 जाएगा, 1 बचेगा 13, 4 तियां 12 जाएगा, 1 बचेगा 10, पॉइंट लगाएंगे 4 दूनी 8 जाएगा, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 गुने 10 की घात, ये -3 है, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात -2 हो जाएगा, तो हमारा टी हाफ का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 173.25 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब मात्रक क्या होता है सर, टी हाफ जो यहां निकल के आता है उसका मात्रक होता है सेकेंड, समय है तो सेकंड ही होगा, बट हम लोगों ने क्या निकाला है, निकालना था वेग स्थिरांक, क्या निकालना था वेग स्थिरांक निकालना था, तो ये फार्मूले में यहां पर केवल आपको चेंज कर देना है, कुछ चेंज थोड़ा करना है। देखो
निकालना है, अर्धायु दिया है और निकालना क्या है के, तो आप के यहां रख दीजिए, टी हाफ यहां रख दीजिए, के यहां रख दीजिए, के यहां रख दीजिए, पूरे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही हो अब तो बताओ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सर टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन में के। आपने चेंज क्या किया, जगह चेंज कर दी, ये यहां आ गया और ये वाला यहां चला गया, तो फार्मूला बन गया के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ। ये फार्मूला बन गया और इसी फार्मूले पे वैल्यू रखी, निकाला, आंसर निकल के आ गया सर 173.25। अब कुछ बच्चों का आ रहा होगा 1.73 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, ये भी सही है। कुछ बच्चों का और दूसरा भी आ सकता है, तो अलग अलग आंसर आपके। कुछ बच्चों का ये भी आ रहा होगा 173.25 में 17,325 गुने 10 की घात माइनस का 7। इसका मात्रक भी लिख लीजिए, आपने मात्रक मिस कर दिया, ठीक है, मात्रक लिख लीजिए पहले, इसको ब्रैकेट बढ़ा के। भैया क्या हो रहा है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। कैसे हो जाएगा सर? यहाँ टी हाफ कहाँ लिखा है? नीचे, और इसका क्या मात्रक होता है? सेकंड, तो नीचे सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो मात्रक आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसके आंसर आप कई सारे निकाले होंगे सर, 1.73 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, ये भी सही है सर। आपने निकाला होगा 173.25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, ये भी सही है। सबके सब सही है, जो आप आंसर मार दो सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, जो आप निकाल पाओ। अब कैसे? ये वाला सही भैया, ये आएगा 1 2, तो कहां से आएगा? राइट से 2 आएगा, राइट से 2 आएगा तो प्लस का 2 करोगे तो 5 में प्लस का 2 करोगे माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे वाला मैच कर लो सर, नीचे वाले में पॉइंट हट गया, मींस ये वाला पॉइंट इधर चला गया, तो लेफ्ट से जाएगा तो 1 और 2 जाएगा, और लेफ्ट से जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 5 माइनस का 2 मिलके माइनस का 7 हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, तीनों के तीनों, ठीक है। अब अपनी बात पे चला जाए, संघट्ट की ऊर्जा की बात की जाए। हाँ सर, आप बताते हैं तो बना भी लेते हैं, मगर उसके कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, तो इसका यही रीजन है, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। पीछे वाले जो न्यूमेरिकल हो गए, लगे कि 2 दिन बीत गए हैं, अपने आप से कोई उठा लो और प्रैक्टिस कर लो उसका, कि चलो एक बार इसको और लगा के देखते हैं। कैसे लगा पाओगे? पहले मेरी क्लास देखनी पड़ेगी वो वाली, कि सर इस सवाल को कैसे समझाए होंगे। जब आप समझ जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं संघट्ट की ऊर्जा में। हम लोगों ने इसके बारे में कितना पढ़ लिया था सर? हम लोगों ने संघट्ट का विन्यास जान लिया था। हमने कहा था कि अगर अभिक्रिया होनी है, अभिक्रिया को करवाना है, तो अणुओं का टकराना जरूरी है, और अणु को टकराना जरूरी ही नहीं। ऐसा नहीं केवल अणु टकरा जाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, सारे के सारे अणु टकराने से अभिक्रिया नहीं होती। जिन अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं, ये भी पढ़ा था। अब ये पढ़ा था कि सर अभिक्रिया होने के लिए, संघट्ट होने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। एक है संघट्टों का अभिविन्यास या संघट्टों का विन्यास, मतलब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। और आज सीखने वाले हैं उनकी ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। और यहां एनर्जी से कई सारे सवाल आपके बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिए। सर 10 कहां से आया भैया? ये सार्थक अंक कोटिमान में नहीं पढ़े हो, आनंद सर पढ़ाए नहीं है 11th में। ये 11th की चीज है, पहले चैप्टर की चीज है 11th की, कि जब हम कोटिमान वहां पढ़ते हैं तो वहां पर सिखाया जाता है कि पॉइंट को हटाना लगाना कैसे सीखना है। 10 की घात लगा के ही उसे लगाया जा सकता है, ठीक है। ये सब 11th की पहले चैप्टर की चीज है, वो फिजिक्स की। अब लो चला इसको देखो जरा, समझते हैं। मैंने मान लिया अभिक्रिया क्या थी, माना अभिक्रिया है A2 गैस प्लस का B2 गैस, एरो क्या थी 2AB गैस, ये हमारी अभिक्रिया थी। इसी अभिक्रिया से हम चल रहे हैं, बहुत ध्यान समझते चलना। 2 ग्राफ बना रहे हैं, साथ साथ बनाते चलो, फिर मैं समझाते भी चलूंगा कि यहाँ ग्राफ में क्या हो रहा है। तिरछी हो गई, चलिए। वाह वाह, मजा आ गई। चलो बनाते चलना भाई, नजरें मत हटाना, ठीक है। पहले इतना बना लीजिए फिर आगे बढ़ते, ठीक है। ये वाली है ऊर्जा, ये हमें ऊर्जा का बताएगा, ठीक है। वाई अक्ष हमें ऊर्जा का बताएगा, ये बताएगा अभिक्रिया की दिशा, ठीक है। ये बताएगा हमें अभिक्रिया की दिशा, क्या बताएगा? हमें बताएगा अभिक्रिया की दिशा। बहुत ध्यान से समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, बस आप इस फिगर को साथ साथ बनाते चलिएगा और साथ साथ समझते चलिएगा। अगर इतना बन गया है तो हम आगे चलते हैं। मान लेते हैं किसी समय, माना किसी समय कोई अभिकारक है और उसकी एनर्जी यहां है,
ये अभिकारक है कोई, और अभिकारक है तो क्या बोलोगे सर, उसकी एनर्जी होगी ई आर। बोलो कैसे सर, ई का मतलब एनर्जी, आर का मतलब रिएक्टेंट मींस अभिकारक की ऊर्जा। तो मैंने कहा यहां है, कुछ यहां पर है, ठीक है, कुछ यहां पर है। इसके लिए भी बना लो, इसके लिए भी बना लो कि मान लीजिए हमने सर माना यहां अभिकारक की एनर्जी है, मान लो इसको थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, यहां अभिकारक की एनर्जी है वो है ई आर। आराम आराम समझते चलना। मैंने कहा कि मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि कुछ ग्राफ इस प्रकार बन के आया, और इस वाले को एक बार और देखते हैं बना के। मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे आया। अरे भैया क्या कर रहे हो, ठीक है। और मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये वाला ग्राफ ऐसे आया, ये वाला ग्राफ ऐसे आया। बनोगे नहीं? समझना कि सर रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट को तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अभिकारक को तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हो सकता है देनी पड़े, हो सकता है अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त हो सकता है अभिक्रिया को ऊर्जा देनी पड़े। दो बातें होती है, हमें 10th में सिखाई जाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हो सकता है कि मुझे अभिक्रिया में अभिकारक को गर्म करना पड़े तब अभिक्रिया हो, या अभिक्रिया अपने आप हो जाए, अपने हमें क्या मिल जाए, ऊष्मा मिल जाए। जैसे सर हमारी बॉडी में कार्बन है, ऑटोमेटिक, भैया हम तो कुछ कर नहीं रहे, कार्बन है, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन क्या करती है, दहन अभिक्रिया करती है, तो अंदर जाएगी तो हमारे कार्बन को जला देगी, और अगर कोई चीज जलेगी तो क्या देगी, एनर्जी देगी। तो कार्बन को जला देगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बाकी हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। दो प्रकार हो सकता है, या तो एनर्जी प्राप्त हो सकती है या तो एनर्जी हम दे सकते हैं। बट मैंने कहा कि मैंने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी, मैंने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि वो इस लाइन तक पहुंच सके। मैंने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि वो इस लाइन तक पहुंच सके। अब ये कौन सी ऊर्जा है बताएंगे अभी, ठीक है। मैंने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि वो यहां तक पहुंच सके, यहां तक पहुंच सके, और इसे बोलते हैं ETH। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ETH। अब ETH क्या होता है, इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, हिंदी में कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। तो मैंने किसी भी अभिकारक को इतनी ऊर्जा दी, समझना, इतनी ऊर्जा दी कि वो भैया मध्यवर्ती बना सके। देखो याद करो, मध्यवर्ती मैंने कुछ इस प्रकार बनाया था, देखो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। हम लोगों ने मध्यवर्ती कुछ इस प्रकार बनाया था, ये ए था, ये हमारा बी और बी था। मैंने कहा था यहां पर ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और ये वाले नए बॉन्ड बन रहे हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, पिछले लेक्चर की बात है। मैंने रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि ए वाले बॉन्ड टूट जाए और ए और बी वाले बॉन्ड बन जाए, मतलब पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। इसे बोलते हैं मध्यवर्ती, या क्या बोलते हैं, संक्रमित, संक्रिय बोल सकते हो, या बोल सकते हो मध्यवर्ती बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मध्यवर्ती। क्या बोल सकते हो, मध्यवर्ती। मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि भैया ये क्या हो जाए, मध्यवर्ती तक पहुंच जाए। याद करो ओरिएंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया अभिकारक है ए, देखो A2 और B2 अभिकारक है। जब इनका कोलाइजन होगा, आपस में टकराएंगे, तो एक मध्यवर्ती बनेगा कि नहीं बनेगा, मगर उसको बनने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी, इनको आपस में टकराने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। अब देखो जरा, बात यह है कि यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ये है गैस के अणु, और गैस के अणु रैंडम गति करते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अगर इधर उधर दौड़ते रहते तो इनके पास तो अपनी एनर्जी है ही, बट सबकी सब एनर्जी वाले नहीं कर सकते। ये भी देखो, दो बातें हैं, सबके सब टक्कर वाले संघट से अभिक्रिया नहीं कर सकते। अब यहां है कि सबके सब एनर्जी वाले भी नहीं कर सकते। क्यों, वही करेंगे जिनकी एनर्जी सही होगी और जिनका ओरिएंटेशन सही होगा। दो बातें, जिनकी एनर्जी भी बेहतर होगी और ओरिएंटेशन भी बेहतर होगा। ओरिएंटेशन मींस विन्यास सही होना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो हमने कहा मान लीजिए विन्यास सही है, तो मैंने कहा इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि भैया ये मध्यवर्ती तक पहुंच पाए, और जब ये मध्यवर्ती तक पहुंच जाएगा तो ए वाला बॉन्ड, ए वाला और बी वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ए बी और ए बी वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, आएगा तो एक उत्पाद बनेगा। वो उत्पाद बनेगा तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा ऊर्जा दी मैंने, तो हो सकता है कि उत्पाद बने, हो सकता है, समझना, देखा, समझना, हो सकता है कि वो जो उत्पाद बने, हो सकता है वो जो उत्पाद बने उसकी एनर्जी
रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा हो सकता है ना, कि हो सकता है अभिकारक की जो ऊर्जा, मान लो अभिकारक की ऊर्जा है उसको मैंने और ऊर्जा दी तो यहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद ये मध्यवर्ती बनाया और नीचे लौटाया। तो हो सकता है कि जो बने प्रोडक्ट, पीपी का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि सर जो बने उस प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। दो बातें हो सकती हैं, जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी कम हो, या हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी ज्यादा हो। दो प्रकार का। मध्यवर्ती का मतलब होता है जो उसका बीच वाला हिस्सा बना है, संक्रमित अवस्था बनी है। हम लोगों ने बनाया था ना संक्रमित अवस्था, देखो बना के दिखाते तुमको। ये वाली याद करो जरा, ये ए था, ये ए था, ये बी था, ठीक है, ये ए था, ये बी था, इस प्रकार था कुछ, याद कर लो। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना देते हैं। मैंने कहा था ये मान लो ए है, ठीक है, ये मान लो ए है, ठीक है, और ये मान लो बी है। ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार टकराए, ये ऊपर से आए ऐसे आए तो ऐसे पर टकराएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये ए और ये वाला ए दूर हो जाएगा, ये बी और ये बी वाला दूर हो जाएगा। तो क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले जो पुराने बॉन्ड हैं, ये वाले जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, और यहां पर एक नया बॉन्ड बनेगा। ये न्यू बॉन्ड है, मैंने उस दिन बताया था, ये न्यू बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड है। क्या है, ओल्ड बॉन्ड है। ये भी कौन सा है, ओल्ड बॉन्ड है। ये पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां से मैंने कहा था ना कौन सा बनेगा, यहां से बनेगा क्या सर, यहां से बन जाएगा ए बी और यहां से बन जाएगा ए बी। याद आया? बकवास तो लगेगी ही, जब तो कुछ चीजें सोचने को तुमको मिल जाएंगी तो बकवास ही लगेगी, ठीक है। कुछ चीजें सोचने को लग जाएंगी तो बकवास। एकदम सिंपल सा मैंने यहां कहा कि हो सकता है कि जब मैं उसे एनर्जी दूं, जब मैं किसी रिएक्टेंट को, अभिकारक को एनर्जी दूं तभी तो टूटेगा, समझो। जब तक मैं उसे एनर्जी नहीं दूंगा वो टूटेगा नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चाहे मैंने मान लो कोई टुकड़ा ही ले लियो, पत्थर का कोई टुकड़ा है, ईंटा ले लो, ईंटा जब तक उसे एनर्जी के साथ मारोगे नहीं तब तक वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना। थोड़ा तो एनर्जी से मारना पड़ेगा, थोड़ा तो ताकत लगानी पड़ेगी ना उसके लिए। तो मैंने कहा मैंने रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ये जो A2 और B2 के बीच में बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए मैंने इतनी एनर्जी दी कि ये वाले बॉन्ड टूट जाए और नए वाले बॉन्ड बन जाए। तो कोई प्रोडक्ट बना, कोई प्रोडक्ट बना। हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आए और यहां हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी कम आए। हो सकता है, बिल्कुल कि हो सकता है पहले प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आए, जो बने प्रोडक्ट उसकी एनर्जी ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। सिंपल सी बात है, जरूरी थोड़ा नहीं ज्यादा ही होगी उसकी। मैंने अपनी एनर्जी लगाई तो जो बनने वाला होगा शायद उसकी एनर्जी मुझसे ज्यादा हो, और शायद हो सकता है बनने वाले की उससे एनर्जी मेरे से कम हो जाए। तो यहां पे बात आती है कि सर एनर्जी ज्यादा और कम से क्या मतलब है। देखो पहले की एनर्जी क्या है, पहले की एनर्जी है AR, बाद की एनर्जी क्या है EP। बोलोगे क्यों सर, अभिकारक जो होते हैं वो क्या होते हैं पहले, उत्पाद कहां बनते हैं बाद में। ये है पहले और ये कहां है बाद में। ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है आप कहोगे सर अभिकारक है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। तो अब यहां पर बात हो, ये एनर्जी कौन सी है, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसके बारे में बताएंगे क्या होती है ये। आप बताओ जरा, अगर मैं यहां से ऊर्जा का परिवर्तन निकालूं, जिसे आप एंथैल्पी परिवर्तन कहते हो, क्या कहते हो, अगर मैं यहां से एंथैल्पी परिवर्तन निकालूं, ध्यान सुनना, अगर मैं एंथैल्पी परिवर्तन निकालूं तो क्या आएगा, पहले वाली की बाद वाली, कि बाद वाली माइनस पहले वाली। ये बताओ जरा, सिंपल सा लिख देंगे, अभी नीचे लिख देंगे, सबको मेंशन कर देंगे कि EP क्या है, ER क्या है, सब कुछ मेंशन कर देंगे। E का मतलब एनर्जी, P का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी अभी आगे मेंशन की जाएगी, बट अभी केवल थोड़ा सा समझने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूं। यहां जो डेल्टा H आएगा वो आएगा बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी, कि पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी। तो आप कहोगे सर बाद वाली माइनस पहले वाली, बाद वाली कौन सी है, देखो वहां बाद वाली कौन सी है, प्रोडक्ट की। तो आप बोलोगे सर यहां आएगा EP माइनस का ER। क्या आएगा, EP माइनस का ER। क्या ये बात आपको एकदम समझ में आई? यस सर। यहां पर भी यही आएगा, डेल्टा H आएगा EP माइनस का ER। क्या ये बात आपको समझ में आई, डेल्टा H वाली आई क्या, कि सर यहां डेल्टा H आएगा बाद वाली माइनस पहले वाली। बाद वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है, पहले वाले को रिएक्टेंट कहा जाता है। बाद वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है, पहले वाले को रिएक्टेंट कहा जाता है। अच्छा सर एक बात देखिए, सर यहां रिएक्टेंट देखो जरा, इस ग्राफ को देखो और बताओ जरा, क्या रिएक्टेंट की एनर्जी, समझना यहां देखने पे मुझे आपको बताना है, ये है रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट, और यहां है ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट।
आप बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? हम एकदम आराम आराम आपसे पूछ पूछ के पढ़ाएंगे। यहां बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। सही है ना? रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, यहां से ग्राफ देखो ना, ये वाला जीरो वाला पोर्शन है, ये जीरो वाली भाग है, और यहां से देखो कि सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की? तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो जरा बताओ यहां जो डेल्टा एच आएगा क्या वो निगेटिव आएगा? यहां जो डेल्टा एच आएगा क्या निगेटिव आएगा? बताइए, यहां जो डेल्टा एच आएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? तो आप कहोगे सर यहां का जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बोलो क्यों? प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो सर ज्यादा वाला है मान लो 10, कम वाला मान लो 5, तो 10 में 5 गया 5 आएगा, तो प्लस का ही तो 5 आएगा। तो सर यहां पर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आएगा। अगर सर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आएगा तो सर ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी ये। बोलिए इतनी बात क्लियर हो तो? क्लियर है? बोलिए क्लियर है? वीई क्या है? देखो इस बात को फिर समझाएंगे। देखो अरे भैया देखो ना, प्लस को बोला पॉजिटिव, ट्यू का देखो पॉजिटिव की इंग्लिश देखो ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का यही है ये वीई, पॉजिटिव का वीई है, नेगेटिव का वी, तो पॉजिटिव का मतलब प्लस, वीई लास्ट वाला वर्ड है तो पॉजिटिव। अब आप लोग यहां, मैं तो साफ कर दिया, आपसे पूछूंगा बाद में किया जाएगा। अब यहां और यहां बताओ, यहां और यहां बताओ, क्या यहां मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है? बताओ जरा, बताओ। यहां पर देखो इस ग्राफ को, प्रोडक्ट की एनर्जी कम लग रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा लग रही है। अगर सर प्रोडक्ट की एनर्जी कम लग रही होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा लग रही होगी, तो सर डेल्टा एच का मान जो आएगा, डेल्टा एच का मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। बोलिए, अब बस बात बची है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अरे भैया यहां से देखो ना, जीरो से पढ़ोगे तो मान लो ये 1 है और ये मान लो 2 है, तो कौन ज्यादा है कौन कम? तो बोलोगे सर प्रोडक्ट वाली कम है, रिएक्टेंट वाली ज्यादा है। यहां से बढ़ो सर, यहां से बढ़ोगे तो मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो कौन ज्यादा कौन कम? सर प्रोडक्ट वाली ज्यादा है, रिएक्टेंट वाली कम है। यहां प्रोडक्ट वाली कम है, रिएक्टेंट वाली ज्यादा है। बोलिए, चलो अब हमें बताओ कौन ऊष्माक्षेपी होगी और कौन ऊष्माशोषी होगी, ये आपसे बात पूछेंगे। चल मैं आपसे पूछूंगा और आप हमें समझाएंगे कौन ऊष्माशोषी होगी और कौन ऊष्माक्षेपी होगी। चलिए, बता रहे हैं आप? 2 वाला ऊष्माशोषी होगा। अच्छा, तो पहले वाला ऊष्माक्षेपी होगा। भाई यही कंफ्यूजन आएगी, और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा पहले जाओगे और समझ में आया जाएगा। ये कंफ्यूजन वाली बात है ना, कंफ्यूजन पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होने पर अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दहन, इनमें से कोई नहीं। अब कोई बच्चा कह रहा है सर यहां ER माइनस का EP होना चाहिए, कैसे? बाद वाला तो प्रोडक्ट ही है, बाद वाला तो प्रोडक्ट ही है, बाद वाला तो प्रोडक्ट ही है ना भैया, ये तो प्रोडक्ट ही है ना, तो सही तो होना चाहिए EP माइनस का ER। बोलिए, अब कोई बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन, सेकंड वाली रिडक्शन, यही तो मजा है, यही तो मजा है, यही तो मजा है, मजे लो। चलो आप भी मजे लो, हम भी मजे ले रहे हैं। आ रही है मजा? तभी तो मजा आएगी।
तभी तो मजा आएगी। देखो अब आप कह रहे हो हाँ ले रहे हैं मजा, तो हम भी तो ले रहे हैं मजा, हम भी तो मजा ही ले रहे हैं। आप मजा ले रहे हो तो हम भी तो मजा ही ले रहे हैं। चलो आप थोड़ा सा पीछे पड़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करो। मैंने कहा था जब किसी निकाय को ऊर्जा दी जाती है तो पॉजिटिव होती है, जब किसी निकाय से ऊर्जा ली जाती है तो नेगेटिव होती है। और बात बताओ, जब हमेशा निकाय कार्य करता है तो हमेशा नेगेटिव होता है। याद करो भी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किसमें वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में बात पढ़ी थी। जब निकाय कार्य कर रहा हो तो ऊर्जा नेगेटिव आएगी, और निकाय कार्य करेगा तो क्या होगा, वो ऊर्जा मुक्त करेगा। तो जहां नेगेटिव आ रही है वो ऊष्मा शोषी होगी, तो ये होगी ऊष्मा शोषी। बोलो जरा, फिर से एक बात कह दें, फिर से एक बार कहें तब और समझोगे। अरे भैया क्या हो गया, हैंग कर गया। फिर से एक बार कहें, समझोगे। ईपी छोटा कैसे होगा, देखो ना, ईपी का मान 1 है, ईआर का मान 2 है, तो ईपी छोटा है, तो यहां ईपी छोटा होगा, ईआर बड़ा। बोलिए एक बार फिर से। देखो जब मैं कार्य करूंगा ना, समझना, जब मैं कार्य करूंगा तो मेरे अंदर से एनर्जी क्या होगी, समझना। जब मैं कार्य करूंगा तो मेरे अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज होगी तो क्या बोलोगे, ऊष्मा शोषी की ऊष्मा छेपी, समझना। जब मैं कार्य करूंगा तो मेरे अंदर से एनर्जी खत्म होगी ना, तुमको दौड़ा दिया जाए तो तुम दौड़ोगे तो एनर्जी खत्म होगी ना, और एनर्जी खत्म होगी तो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो ऊष्मा छेपी की ऊष्मा शोषी। आप कहोगे सर बाहर निकलेगी तो ऊष्मा छेपी होगी, ठीक है। और एक बात, सब जब मैं कार्य करूंगा तो मेरी ऊर्जा नेगेटिव होगी। जब मैं कार्य करूंगा तो मेरी ऊर्जा नेगेटिव होगी, और जब मेरी ऊर्जा नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि जब मैं बाहर से कुछ लूंगा तो प्लस होऊंगा, जब मैं कुछ दूंगा तो माइनस होऊंगा। और देने को, ऊर्जा देने को बोलते हैं, ऊर्जा निकलना मतलब ऊर्जा देना, ऊर्जा निकलना मतलब ऊर्जा देना। तो मैं अगर ऊर्जा दे रहा हूं मतलब सर मेरे अंदर से माइनस हो रही है, और दे रहा हूं तो ये ऊष्मा छेपी होगी। अब तुमको कंफ्यूजन में डाल के, और तुम लोग कंफ्यूजन में पड़े हो और कंफ्यूजन में ही हमेशा रहोगे, और फिर कहोगे सर विशाल सर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। और जबकि मेरा कंफ्यूजन करने का सिर्फ एक नियम होता है कि आपको उससे बचाना जो आप सोच रहे हो। सिंपल सा सर, मैं कार्य करूंगा, मैं कार्य करूंगा इसमें, हाँ मैं कार्य करूंगा, मैं कार्य करूंगा तो सी, हाँ ठीक है, मैं कार्य करूंगा तो मेरे अंदर से एनर्जी कम होगी, मतलब सर मेरे अंदर से एनर्जी खत्म होगी, नेगेटिव होगी। सर कम पड़ेगी तो हमेशा मैं ऊर्जा निकालूंगा। बिल्कुल सर, हम कार्य करेंगे तो मेरे अंदर से ऊर्जा निकलेगी, तो ऊष्मा छेपी हो गई, पहली बात हो गई, ये ऊष्मा छेपी हो गई। और अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो मैं ऊर्जा दे रहा हूं, और दे रहा हूं तो मतलब मेरे अंदर से क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब सर मैं माइनस, मतलब जो आएगी माइनस की आएगी। तो सर यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव आएगी तो ऊष्मा छेपी, पॉजिटिव आएगी तो ऊष्मा शोषी। बोलिए सही है, निगेटिव वाला ऊष्मा छेपी होगा, पॉजिटिव वाला ऊष्मा शोषी। शोषी, ऊष्मा शोषी मतलब मैंने सोख ली, मतलब मैंने ले ली, ले ली का मतलब प्लस, दे दी का मतलब माइनस, तो मैंने दे दी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, निकलो। ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा निकलना, शोषी का मतलब ऊष्मा लेना, तो लेना देना क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलें आगे। क्लियर, एकदम कोई डाउट परेशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। चलो अभी हम और एक बात करेंगे, बट अभी आगे बढ़ेंगे, ETH जानेंगे और एक बात जानेंगे, फिर यहां पर फिगर में आया जाएगा, ठीक है, फिर फिगर में आया जाएगा। यहां सर देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपने लिखा था ना ETH, इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। मींस अगर अभिक्रिया को कराना है, अभिक्रिया को कराना है मींस मध्यवर्ती जो बन रहा है अगर उसको बनवाना है, वो बनेगा तभी अभिक्रिया होगी। कहा था ना मैंने, सही विन्यास होना चाहिए, और सही विन्यास होगा तभी मध्यवर्ती बनेगा, और तभी कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने कहा कि सर अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया करवाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है उसी को कहते हैं देहली ऊर्जा।
क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। अगली बात, सर सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? ये 2 नंबर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का, या कह सकते हैं किसी ग्राफ की सहायता से समझाइए, किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो आप बोलोगे सर सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? पहले आप ग्राफ में समझते हैं ग्राफ में समझते हैं, ध्यान से समझ। सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? सर एक बात तो समझ गया सर, ईपी माइनस जो ए आर है, इसको बोला जाता है डेल्टा एच। मतलब ये जो बीच का अंतर है, ये जो कहलाता है डेल्टा एच। क्या कहलाता है? डेल्टा एच कहलाता है। अब बात आती है सक्रियण ऊर्जा की। समझो पहले डिफिनेशन से। लिखा है वह ऊर्जा जो अभिकारकों की ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मींस समझो, यहां पर समझो, वह ऊर्जा जो किसी भी अभिकारक को किसी भी अभिकारक को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, ऐसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी रिएक्टेंट की ऊर्जा, ये है ना अभिकारक की ऊर्जा, किसी भी रिएक्टेंट की ऊर्जा को बढ़ा के देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उसी ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहां रिएक्टेंट कौन है? ये। और यहां से मुझे अगर यहां पहुंचना है तो मुझे जो ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा को बोला जाता है ईए। आया समझो, किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी अभिकारक को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा, या ऐसे कह दो एकदम सरल भाषा में कि वह ऊर्जा जो अभिकारकों की ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मींस आपने कहा सर अभिकारक की जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसी को बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। उसी को बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। बोलिए, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? सही है? क्लियर है तो बोलिए यस सर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो बोलिए नो सर नहीं क्लियर है। फिर से देख लो, किसी भी अभिकारक की ऊर्जा ER है, किसी भी अभिकारक की ऊर्जा को देहली ऊर्जा, समझना मेरी उंगली को देखो, किसी भी अभिकारक की ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उसी ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो मैं यहां से कहां जा रहा हूं? यहां। तो देखो ना, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो जो बीच की ऊर्जा होगी वो देहली क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। मैं रिएक्टेंट पे हूं, मैं यहां से देहली ऊर्जा तक जाऊंगा तो इसी ऊर्जा को कहते हैं ईए। अब ईए बराबर होता क्या है? ईए बराबर होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये बराबर क्या हो सकता है? तो सबसे ज्यादा वाला क्या है? ETH। तो बाद की देखो कहां से कहां जा रहे हो? सर ER से ETH जा रहे हैं, तो जो EA आएगी वो आएगी ETH माइनस का ER। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो EA आएगी वो क्या होगी? बाद की ऊर्जा माइनस प्रारंभ की ऊर्जा। तो आप कहोगे सर बाद की ऊर्जा क्या है? ETH। प्रारंभ की ऊर्जा क्या है? ER। तो सर बाद की ऊर्जा ETH, प्रारंभ की ऊर्जा ER, तो हो जाएगा ETH और माइनस का हो जाएगा ER। अब बताइए, जरा बताइए कहां दिक्कत आ रही है? क्या आया? एक एक डेली एकदम बारी बारी से समझा रहा हूं, और एकदम जब लास्ट में पहुंचे तो आप कह रहे हो सर अब ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है। जब ग्राफ बना रहा था तो समझ में आ रहा था, और जब पूरा पढ़ा दिया तो आप कह रहे हो सर ग्राफ ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया मैंने कहा यहां था मैं, और इतनी ऊर्जा लगी। भैया किसी चीज को तोड़ना है तो ऊर्जा तो लगेगी ही। तो मैंने कहा ER को तोड़ने के लिए मुझे इतनी ऊर्जा लगी ताकि यहां तक, जब मैं यहां तक पहुंचा तो मेरा बॉन्ड टूट गया और नया बॉन्ड बनना चालू हो गया। जब नया बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, या हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम आए। तो मैंने कहा सर डेल्टा H क्या होगा? पहले वाली माइनस बाद वाली, कि बाद वाली माइनस पहले वाली? तो आपने कहा सर बाद वाली माइनस पहले वाली। सर बाद वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है, पहले वाले को रिएक्टेंट। तो मैंने कहा EP माइनस का ER यहां पर भी हो जाएगा, EP माइनस ER यहां पर भी हो जाएगा। अब बताओ EP बड़ा है कि ER? तो मैंने वैल्यू भी लिख दी देखो कि सर यहाँ EP बड़ा है कि ER? तो आपने कहा सर यहाँ EP बड़ा है ER छोटा है।
अगर ईपी बड़ा है ईआर छोटा है तो सर ईपी का मान ज्यादा है ईआर का मान कम है तो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ ईपी का मान कम है ईआर का मान ज्यादा है तो सर ये 10 है तो ये 5 है, तो 5 माइनस का 10 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 आएगा तो उसमें छेपी हो जाएगी, प्लस का आएगा तो उसमें सोसी हो जाएगी। आगे बढ़े, मैंने इन दोनों की बात समझ ली कि सर ये क्या होगा, बाद वाली माइनस पहले वाली। तो हम जा कहां से रहे हैं, थे हम कहां, अभिकारक पर, गए कहां, देखो थे कहां, अभिकारक पर, गए कहां, ईटीएच पर। तो बाद वाली ईटीएच, पहले वाली ईआर, बन गया फार्मूला ईटीएच माइनस का ईआर। अब जहां समझ लो जहां कौन क्या क्या है, जहां अब ईए समझ में आ गया, ईटीएच आ गया, बाकी चीजें समझ लेते हैं। जहां डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है, क्या है, डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन। ये हम सब ऊष्मागतिकी की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 11 का है। ई आर क्या है भैया, ई को बोलते हैं ऊर्जा, आर को बोलते हैं रिएक्टेंट, तो हो जाएगा ये अभिकारक की ऊर्जा। क्या हो जाएगा, अभिकारक की ऊर्जा। क्या हो जाएगा, अभिकारक की ऊर्जा। सर ईपी क्या हो जाएगा, पी का मतलब सर प्रोडक्ट होता है तो हो जाएगा उत्पाद की, और सर ई लगा है तो ऊर्जा, तो उत्पाद की ऊर्जा। बाकी तो सब कुछ तुमको पता ही है, ईए समझ गए, ईपी समझ गए, ईआर समझ गए, ईटीएस समझ गए, पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुमको नाच के दिखाएंगे तो क्लास तुमको बोरिंग ना लगेगी, ठीक है। अब हम क्लास के दौरान तो बार बार गाना नहीं गा सकते ना, तो ऑफलाइन क्लास में जाओगे तो क्या टीचर गाना सुनाता है, बस वही हमारी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हम क्लास में गाना नहीं गाते, एक्टिव अन्य चीजें नहीं करते हैं, हम सीधे पढ़ाने पे फोकस करते हैं, समझाने पे बाकी ज्यादा फोकस करते हैं। और आप क्या मांगते हो, सर मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए क्लास के अंदर, जबकि केवल अभिक्रिया की दिशा क्या है, दिशा का मतलब अभिक्रिया किस दिशा में बढ़ रही है। तो यहां अभिकारक था और ऐसे बढ़ रही है उत्पाद, देखो ना यहाँ लेफ्ट से राइट है ना, अभिक्रिया की दिशा क्या है, लेफ्ट से राइट है कि नहीं, लेफ्ट में अभिकारक था, कहां गया, राइट में। तो मैंने यही कहा, ये देखो ना ग्राफ आगे की ओर गया, ऐसे अभिकारक से उत्पाद, यहां देखो अभिकारक से उत्पाद, ऐसे वही है अभिक्रिया। जीरो बात नहीं, अरे भैया यहां पर जीरो ही होता है, यहां तो दोनों काट रहे हैं ना, ये भैया ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ये तो जीरो ही होगा ना, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, 10th में सिखाया जाता है आपको। आगे बढ़े, अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए संघट्य की ऊर्जा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए तो मैंने माना उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, A2 गैस प्लस का B2 गैस उत्क्रमण 2AB गैस। अब हमने उत्क्रमण का मार्क लगा दिया और दोनों के दोनों ग्राफ फिर से समझने वाले हैं, ठीक है। उत्क्रमण का मार्क लगा दिया और दोनों के दोनों ग्राफ फिर से समझने वाले, समझ के समझोगे तो सभी समझ में आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा पिछले वाले से टफ पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, नजरें जमा के रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि इस वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा सामना क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं बारी बारी से बनाना स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने बनाया था। पीछे वाला ग्राफ नहीं समझ में आया तो इस ग्राफ में समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा प्रारंभ में मान लेते हैं कोई अभिकारक है जिसकी ऊर्जा ER है, मैंने उसको इतनी एनर्जी दी कि वो जाके टूट गया और टूटने के बाद उसने प्रोडक्ट बना लिया। हो सकता है उस प्रोडक्ट की जो एनर्जी आवे वो हमारे रिएक्टेंट के एनर्जी से ज्यादा आवे, ठीक है। यहां जाते हैं सर, जब यहां हम बनाने गए तो मैंने कहा किसी समय पर उस रिएक्टेंट की एनर्जी ER है, मैंने उसको इतनी एनर्जी दी कि वो जाके टूट जाए और टूटने के बाद कोई बना ले उत्पाद। मैंने इस बार कहा हो सकता है जो उत्पाद बने उसकी एनर्जी हमारे प्रोडक्ट के, हमारे रिएक्टेंट के एनर्जी से कम आवे। सर यहां पर जो एनर्जी है उसे क्या बोलोगे, जहां तक ये वक्र सबसे ऊपर तक गया है इस एनर्जी को क्या बोलोगे, ये जो अधिकतम सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये है हमारी ETH। क्या है हमारी, ये है हमारी ETH। अब कह रहे हैं कि भैया ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है,
क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो बताओ कैसे कार्य करोगे, कैसे कार्य करोगे, कैसे करोगे? अच्छा सर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो समझो क्या होगा, ये इधर से भी चलेगी और इधर से भी चलेगी। मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकती है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकती है। इसको देखो, उत्क्रमणीय है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। कठिन क्यों है? समझ में आएगा। कठिन क्यों है? समझ में आएगा। फिर कहोगे सर कठिन लग रहा है, कठिन कुछ नहीं है, समझना। यहां मैं डेल्टा एच निकाल रहा हूं, डेल्टा एच निकाल रहा हूं, और यहां मैं डेल्टा एच निकाल रहा हूं। बहुत ध्यान समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस बहुत केवल नजरें टिका के रखना बस बोर्ड पर। बताओ, अगर मैं यहां रिएक्टेंट को देखूं, मैं पहले इधर से देख रहा हूं, तो इधर से मैंने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में मुझे ईए एनर्जी की जरूरत पड़ी, सही है? मगर सर ये कैसी है? अग्र अभिक्रिया ना, आगे से देख रहे हैं, तो ये किसे किसे क्या बोलोगे? अगर मैं इसे आगे से, अरे भैया क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, तो मैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यहां रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक गया तो इसे क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। अब ये आगे से जा रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फॉरवर्ड। समझना आराम से एक बार और। सर रिएक्टेंट से ई थ्रेशोल्ड तक जाने में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को ईए बोला जाता है। हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि सर अभिकारकों की ऊर्जा से जब हम देहली ऊर्जा तक जाते हैं तो जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा ईए कहते हैं। तो आपने कहा मैं रिएक्टेंट से कहां गया? ईटीएस तक गया, तो जितनी एनर्जी ये लगी इसे ईए बोलेंगे। अब ये कहां है? आगे की ओर से है ना, तो आप बोलोगे सर ये ईए फॉरवर्ड है। अब देखो यहां, सर मैं रिएक्टेंट से कहां गया? मैं रिएक्टेंट से कहां गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक गया, तो जो मुझे ईए लगी वो हमारी फॉरवर्ड वाली लगी। आगे से है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड समझाया था मैंने पीछे, चैप्टर नंबर 7 11th की बात कर रहा हूं। एफ मैं भी लिख दूंगा, एफ का मतलब क्या है। देखो इधर से होगी, अगर इधर से हो रही है तो ये फॉरवर्ड वाली है, उधर से हो रही है तो ये बैकवर्ड वाली है। लो समझा दिया, ठीक है? एक बार और समझा देते हैं कि सर आगे से, देखो अगर मैं आगे से पीछे की ओर जा रहा हूं तो इसे फॉरवर्ड कहते हैं, आगे की ओर, और पीछे से आगे की ओर आ रहा हूं तो इसे बैकवर्ड कहते हैं। तो आपने कहा जब मैं आगे से जा रहा हूं तो ये मेरा रिएक्टेंट है, जब इधर से जाऊंगा तो यही तो मेरा रिएक्टेंट होगा, और यहां से थ्रेशोल्ड तक जाने में जो भी एनर्जी लगेगी उसे ईए बोलेंगे, वो फॉरवर्ड वाली होगी, ये होगी फॉरवर्ड वाली। अब जरा उल्टा देखो, यहां से इधर से, अगर मैं बैकवर्ड से आ जाऊं तो मैं यहां से चलूंगा, समझना, फिर मैं यहां से चलूंगा और यहां से कहां तक जाऊंगा? यहां तक। यहां से कहां जाऊंगा? यहां तक जाऊंगा। थोड़ा इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, इस वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये वाली एनर्जी लगेगी, फिर ये वाली लगेगी, और ये कौन सी है? बैकवर्ड वाली। कौन सी है? बैकवर्ड वाली। ये यहां ये लगेगी, ये कौन सी है? बैकवर्ड वाली, क्योंकि ये सर पीछे से आप देख रहे हो। बात को समझो, समझ में आ जाएगा। जब मैं आगे से चलूंगा तो यहां से चलूंगा, और यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगेगी उसे सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे, वो फॉरवर्ड वाली होंगी। जब मैं यहां रिएक्टेंट से यहां तक जाऊंगा तो जो एनर्जी लगेगी उसे ये बोला जाएगा, फॉरवर्ड वाली होगी। अब जरा बैकवर्ड से आते हैं, बैकवर्ड से कहां चलोगे? यहां से। तो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो जो एनर्जी लगेगी वो भी ये होगी, और जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा वो भी ये होगी। बट मैं अब पीछे की ओर से चल रहा हूं तो इसे बैकवर्ड बोलूंगा, जब मैं पीछे की ओर से चल रहा हूं तो बैकवर्ड बोलूंगा। तो जरा यहां पर ये बात बताओ, क्या डेल्टा टीएच का मतलब क्या होता है? बाद वाली माइनस पहले वाली होती है, होती है। तो मैं क्या यहां पर ये माइनस का ये, और यहां पर भी ये माइनस का ये लिख दूं, ठीक है? आप बताओ जरा, तुम लोग बताओ सर ये कैसी अभिक्रिया है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पीछे ग्राफ बना के आए हो। ये कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फॉरवर्ड वाले में बैकवर्ड वाले को घटाऊंगा, एक बात बताओ खाली, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस इतनी बड़ी दूरी में इतनी बड़ी दूरी घटाऊंगा तो क्या ये वाली दूरी आ जाएगी? अगर मैं इतनी बड़ी दूरी में इतनी बड़ी दूरी घटाऊंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी। देखो इतनी दूरी है, इतनी दूरी में अगर मैं इतनी दूरी घटा दूंगा तो यही तो बचेगी। अब देखो यहां,
अगर मैं इतनी दूरी में, ये देखो बड़े वाले देखो, इतनी दूरी में अगर इतनी दूरी घटा दूंगा तो यही बीच वाली बचेगी ना, डेल्टा एच वाली। अगर ये बात आई हो तो बोलिए यस सर आ गई है। अब याद कीजिए, जब मैंने पीछे निकाला था तो पॉजिटिव आई थी, नेगेटिव नहीं आई थी, समझना। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो ऊष्मा किसका है? शोषिका की छेपी का। तो आप कहोगे सर ये जो ग्राफ है ऊष्मा शोषिका है, और अगर ये ग्राफ ऊष्मा शोषिका है तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहां पर फार्मूला होगा फॉरवर्ड माइनस का बैकवर्ड। लो फंस गए, फॉरवर्ड माइनस का बैकवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होगी। क्या होगी? ये फॉरवर्ड माइनस का ये बैकवर्ड होगी। ये देखो, ये मेन बात यहां पर तुमको कंफ्यूज करेगी। और यहां पर भी सेम फार्मूला होगा, ये फॉरवर्ड माइनस का ये बैकवर्ड होगी। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि सर यहां पर हमें पता है ये फॉरवर्ड बड़ा है, ये बैकवर्ड छोटा है। देख लो, ये फॉरवर्ड बड़ा है, ये बैकवर्ड, देख लो, ये फॉरवर्ड बड़ा है, ये बैकवर्ड छोटा है। और यहां पर भी ऐसा है, ये फॉरवर्ड छोटा है और ये बैकवर्ड बड़ा है। देखो ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे। ये तो ऊष्मा किसका है? छेपी का। ये ऊष्मा किसका है? शोषी का। इतना तो दिमाग में बात आ गया। तो आपने कहा कि सर यहां तो पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो बड़ा कौन है? ये एफ। छोटा कौन है? ये बी। तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे सर फॉरवर्ड माइनस का बैकवर्ड आएगी, तो सर यहां पर जो डेल्टा एच का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहां पर जो डेल्टा एच का मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। निकाल के बताओ। गुरुजी ये समझ नहीं आ रहा। एकदम आसानी से मैंने समझाया कि भैया ये फॉरवर्ड वाली होगी, क्योंकि हम आगे से गए तो रिएक्ट, देखो आगे से गए तो कहां से? ग्राफ याद करो, जब मैंने ग्राफ बनाया था तो कहां से बनाया था? यहां से ना, ऐसे करके बनाया था। तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगेगी वो ये लगेगी। बिल्कुल सही है। अगर मैं पीछे से देखूं तो मैं अब इधर से जा रहा हूं, तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगी उसे क्या बोलोगे? ये बोलोगे। तो ये भी ये है, ये भी ये है, बस फर्क है ये पीछे की ओर से जा रहे हैं तो ये बैकवर्ड वाली होगी, ये आगे की ओर से है तो फॉरवर्ड वाली होगी। वैसा यहां भी किया मैंने। अब कहा कि सर ये जो ग्राफ है ये ऊष्मा छेपी का है, ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है, समझना। और यहां ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, सोख रहा है तभी बनने वाले प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है, क्योंकि इसको एनर्जी की जरूरत है। अब लो फिर देखो, बोलने में हम गलत बोल गए, बोलने में गलत बोल गए। ये कैसी अभिक्रिया है? ये वाली है कैसी? ऊष्मा छेपी। कैसी है? ऊष्मा छेपी। और ये वाली कैसी है? ऊष्मा शोषी। सॉरी 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 भाई, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, ठीक है, बोलने में उल्टा बोल गए, ठीक है, बोलने में उल्टा बोल गए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये ऊष्मा सोख रहा है इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ये ऊष्मा रिलीज कर रहा है इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जब मैं ऊष्मा रिलीज करूंगा तो बाद में हमारी एनर्जी कम बचेगी, वो देखो साफ साफ दिख रहा है, देख लो। जब रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज करेगा तो हमेशा बाद की एनर्जी कम बचेगी। जब रिएक्टेंट हमेशा एनर्जी लेगा तो बाद की एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसे समझ लो। जब रिएक्टेंट एनर्जी लेगा तो बाद की एनर्जी ज्यादा आ रही है, जब रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज कर रहा है तो बाद की एनर्जी कम आ रही है। बाद की एनर्जी क्या आ रही है? बाद की एनर्जी कम आ रही है। अब प्लस कैसे आएगा? भैया ये फॉरवर्ड बड़ा है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो मान लो ये 20 है, ये मान लो 10 है, तो 20 माइनस 10 का मतलब 10 आएगा, 10 का। यहां देखो फॉरवर्ड वाला छोटा है, बैकवर्ड वाला बड़ा है, मतलब सर ये वाला छोटा है तो मैंने मान लिया ये वाला 10 है, ये वाला 20 है, तो 10 माइनस का 20 का मतलब माइनस का 10 आएगा। तो इसकी वैल्यू ऐसे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस प्रकार कुछ आ जाएगी, ठीक है। एक और समीकरण समझ लेते हैं, फिर आएंगे आगे तो कल बात की जाएगी आर्हीनीय समीकरण। मैं तो सोचा था आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, बट इसी में पूरा समय चला गया। पूरा का मूड तो मन का बना के आए थे, मगर एक चीज को 4 बार समझानी पड़ी। आप देखिए कहां पर, देखो एक अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कल आएंगे तो इसके आगे के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक J.H. वान टॉफ ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाया था, बट एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था आर्हीनियस,
उन्होंने इस बात को भौतिकी रूप से मींस कैलकुलेट करके, एक फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट करके समझाया और बताया कि भैया हम बताते हैं कि आखिर में कैसे ताप की स्थिरता ताप निर्भर करता है। देखो वो समीकरण क्या था, वो समीकरण था प्यारे बच्चों K बराबर A डॉट E की पावर माइनस का EA बाई RT, ये फार्मूला था। ठीक है, ओके ओके। यहां कुछ बातें छूट गई हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि छूटने ना पाए। देखो यहां से क्या बातें छूटी है, थोड़ा समय लूंगा आपका, बस थोड़ा सा। देखो यहां पे क्या छूटा है। अगर मैं इसको देखना चाहते सोल्ड एनर्जी को, अगर मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं, समझना, अगर मैं थ्रेशोल्ड वाले ग्राफ को उठा के, फिर बाकी कल समझा दूंगा, अगर मैं इस वाली लाइन को उठा के यहां ले जाऊं तो क्या EA को जाने में ज्यादा समय लगेगा? समझना, अभी आप यहां से यहां चल के चले गए, समझना, अगर आप यहां से यहां गए हो तो EA बोलोगे। अगर मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को यहां कर दूं, समझना, अगर मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को यहां कर दूं तो EA का मान ज्यादा हो जाएगा, समझना। जब मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को यहां कर दूंगा तो बताओ EA का मान ज्यादा हो जाएगा। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं और एक बार और रिपीट करूंगा, अगर मैं इस वाली लाइन को उठा के यहां ले जाऊं तो क्या EA का मान ज्यादा होगा? यस सर। तो समय ज्यादा लगेगा। देखो अभी मैं यहां था और जब मैं यहां से यहां गया तो 2 सेकेंड लगे, और ऊपर गया तो 3 सेकेंड लगे, और ऊपर गया तो 4 सेकेंड लगे। तो सर अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले जा रहा हूं तो समय ज्यादा लग रहा है। तो जब बात समझा था वो बात समझ लो, बाकी से कल समझाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं EA का मान बढ़ा रहा हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। ये पेपर में सवाल आता है कि यदि मैं क्या करूं कि इस वाली, यहां से देखो ER पे थे, यहीं से चल के जाना है, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो 2 सेकेंड लगे, और ऊपर गया तो 3 सेकेंड लगे, और ऊपर गया तो 4 सेकेंड लगे। तो जैसे जैसे मैं समय बढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां समय तो बोल नहीं सकता, जैसे जैसे मैं EA ऊपर ले जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। और आप ये अच्छे से जानते हो अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मान कम हो जाएगा। बोलिए यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं EA का मान ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो EA का मान अगर बढ़ाता जाऊंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन धीमे हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग धीमे हो जाएगा। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव 101% आपके लिए बनता है कि समय बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है। तो आपने यहां सीखा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी, और सक्रियण ऊर्जा के बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन धीमा हो जाएगा। मींस यहां से सीधे बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो EA के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोलिए ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा देख लो, EA बढ़ रहा है तो ROR घट रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो EA के व्युत्क्रमानुपाती होती है। EA जैसे जैसे बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन वैसे वैसे घट जाएगी। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा, और सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात ये वाली? यहां समझ लेते हैं। आर्हेनियस समीकरण में कुछ ज्यादा समझना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा समझना है क्या आर्हेनियस समीकरण होता है। पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में आर्हेनियस समीकरण है। ठीक है, निम्न में आर्हेनियस समीकरण है। ठीक है, 2b माइनस एफ होगा। पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, यहां क्या कह रहे हो? ए भाई सही है तुम लोग, यहां समझ लो जहां कौन क्या है। जहां ए आवृत्ति गुणक बोल सकते हो, या पूर्व, एक और नाम सुनो, पूर्व चर घातांकी गुणक बोल सकते हो। 2 नाम इसके बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, या आर्हेनियस गुणक बोल सकते हो, या बोल सकते हो आर्हेनियस गुणक।
क्या आर्हेनियस गुणक बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है, कभी कोई डायरेक्टली ये पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, और क्या सर, ये क्या है मुझे पता है, सक्रियण ऊर्जा है। आर क्या है, आर क्या है हमारा, आर है गैस नियतांक। क्या है, आर है हमारा गैस नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, बाकी आएंगे तो इसकी इसी के आगे की चर्चा कल की जाएगी। आज की क्लास यहीं पर रख रहा हूं, कल सोच के चलेंगे, कल इसको खत्म कर दी जाए। ठीक है, ओके क्लियर। तो कल आएंगे तो आपको बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ाएंगे। यहां से एक सवाल पूछा गया था आपसे पेपर में। ठीक है, और पढ़ेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। कल दो चीजें मुझे पढ़नी है, दो चीजें हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। आर्हेनियस समीकरण में ज्यादा नहीं पूछा जाता। आर्हेनियस समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है आर्हेनियस समीकरण, और उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि ए क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ए क्या है, के को जानते हो क्या है, के क्या है, दर स्थिरांक है। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, मुझे ए के बारे में पता होना चाहिए। और ए और आर, टी, टी क्या है, टेम्परेचर है, ताप है, चाहो तो लिख लो थोड़ी सी। टी ए क्या है, ताप है, काहे में है, केल्विन में। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिख सकते हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां तक आ सकते हैं, कल आएंगे तो क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, दूसरे ग्राफ को क्यों लेते हैं, अरे भैया ऐसा तो है नहीं कि जरूरी तो नहीं है केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आ जाए, हो सकता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया आ जाए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अगर मुझे डेल्टा एच निकालना पड़े तो हम किस प्रकार उसको निकालेंगे। ओके, ये भी जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि सर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया निकल के आएगी। ओके, चले फिर आज की क्लास फिर यहीं पर रखते हैं। दिल्ली नहीं दहली। आवृत्ति गुणक क्या है, इसके बारे में आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना भाई, ए को समझो आवृत्ति गुणक है, का मान एक निर्धारित होता है, ये निकल के आता है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकल के आती है। कल आएंगे तो इसके आगे की चर्चा की जाएगी कि ये टेम्परेचर का प्रभाव कैसा पड़ता है। ओके, चले फिर आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। ईटीएच मैंने बता दिया है, हर एक बात अगर आप ध्यान से पढ़ें तो अच्छे समझ में आ जाएगी। साफ साफ यहाँ देखिए लिखा हुआ है ईटीएच के बारे में। ईटीएच क्या है, हमारी देहली ऊर्जा है। ओके, चले तो कल की क्लास मुलाकात करेंगे। आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करेंगे, और जो भी आपकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ओके चले, ओके चलते हैं फिर, कल क्लास मुलाकात करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।